चीनी के मूल्य में 37% की कमी कर दी जाती है। 37% की कमी कर दी जाती है। सैंतीस प्रतिशत की कमी कर दी जाती है। तो एक व्यक्ति अपने खर्चे में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसकी खपत ना बदले। अब देखो कौन सी चीज कांस्टेंट है यहां में, खपत ना बदलती है। और खपत ना बदला तब बताओ, तीन चीजें ही, मूल्य, खर्चा और खपत। ठीक है, इन तीनों चीजों में संबंध का हूं कि खर्चा बराबर मूल्य गुणा खपत। और कल इतनी बात बताई कि जो एक साथ हैं जे एक दूसरे के उल्टे हैं, जो एक दूसरे से दूर हैं वे एक दूसरे के समान है। सही है, इतनी बात आई तो ही तो जाने जा कही कि खपत कैसी है, खपत समान है, खपत ठीक है कांस्टेंट है। तो जो मूल्य और हमें खर्चे में तो संबंध बताना है, तो इनमें संबंध कैसा बनेगा, इन दोनों में संबंध बनेगा समान का, या हम कह रहे हैं समानुपाती। ये एक दूसरे के कैसे हैं, समानुपाती है। और समानुपाती हैं तब ये समझ लो कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज बढ़ेगी, अगर पहली चीज घट रही है तो दूसरी चीज घटेगी। बस इतनी बात समझ में आई जाना चाहिए। सवाल उत्तर डायरेक्ट नहीं करे आएगा। अब जा कई जगह है कि मूल्य वस्तु का कितने प्रतिशत से कम हो जाता है, 37% से कम हो जाता है। तो वे जो कहता है कि खर्चा में कितने प्रतिशत की कमी करें, तो अगर दोनों जगह कमी है, दोनों जगह वृद्धि है, तो जो एक जगह संख्या है वही दूसरी जगह लिख दो, भाई हमारो का हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बस और कुछ करना ही ना है। तो हम कितने प्रतिशत की, 37% की कमी लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी खपत कैसी है, कांस्टेंट है। सही है, करने की जरूरत ही ना है। जब सवाल है वो करोगे तो वो उत्तर आएगा, उत्तर तब निकल के आएगा। लेकिन इतनी बात याद रख लो कि खर्चा, मूल्य, खपत में कौन सी चीज कांस्टेंट है, तब कौन सा संबंध बनता है। खपत ना बदले या मूल्य ना बदले, कहना मतलब ये है जब ये बिल्कुल पास वाली दोनों चीजें हैं, अगर इन दोनों में संबंध देखने तब व्युत्क्रमानुपाती होगा। लेकिन इन दोनों के अलावा अगर हम जाके बराबर खर्चा से काऊ को एक को संबंध देखेंगे तो हमेशा समानुपाती आएगी और कुछ कम ना देखेंगे।
अगले लिखो। एक आयत की लंबाई में, एक आयत की लंबाई में एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसकी चौड़ाई में, तो उसकी चौड़ाई में तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए? ताकि उसका क्षेत्रफल ना बदले, ताकि उसका क्षेत्रफल ना बदले। कि अब देखो सवाल का के तो सवाल हम जो बदल लो कि मूल्य खर्चा खपत की जगह क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई दे रखो है, तो केवल जो सवाल हम केवल इतनी बात याद रखने कि क्षेत्रफल बराबर का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। सही है। अब एक बात जो बताओ, जहां में क्या कहता है कि क्षेत्रफल ना बदले, क्षेत्रफल ना बदले तो क्षेत्रफल कैसा है? समान है। तो ये दोनों में संबंध कैसा होगा? व्युत्क्रमानुपाती। ये दोनों पास में है ना, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, इतनी बात याद रखना है कि अगर ये ए अनुपात बी है तो दूसरी चीज का अनुपात बी अनुपात ए होगा। बस सवाल हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। करो। ये सवाल में ज्यादा टाइम ना लगाना चाहिए, डायरेक्ट हो जाना चाहिए। क्या प्रतिशत वृद्धि है? 20% मतलब भिन्नम बदला तो 1/5। तो पहले 5 ही, बाद में 6, फिर अनुपात कितनों बने? दूसरी चीज है वो 6 से 5 कितने की कमी? कितने पे? 1/6। 1/6 को मतलब 16 से बस उत्तर होगा। ये सवाल अगर प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर बिना पेन चलाए उत्तर आई जाएगी ना को। हमें जो सवाल हम पेन चलाने की जरूरत ना पड़ेगी कि सीधी सीधी बात है 20% वृद्धि है। 20% मतलब कहा है 1/5। तुरंत याद आ जाना चाहिए कि 20% मतलब 1/5। तो लंबाई नहीं तो है, तो पहले लंबाई कितनी ही? लंबाई पहले और अब, तो पहले ही 5 और अब कितनी है? 6। 5 से 6 हो गई, तो 1/5 है। जब वृद्धि है तो वृद्धि मतलब जोड़ने हैं दोनों को। तो चौड़ाई में कितने की कमी करेगा? क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो उल्टो कर लो, अनुपात केवल 6:5। तो कितने की कमी? कितने पे? 6 पे गुणा 100। गुणा करने की जरूरत ना, 1/6 जैसे ही दिखे तुरंत याद आई जाएगी 16 सही 2/3%। कमी होती तो सर 5 से करती। हाँ, अगर जहां कमी होती और वृद्धि पूछता तो वृद्धि देखो, कमी हमेशा ज्यादा से होगी और वृद्धि हमेशा कम से होगी। सोई तो हम तुलना करते तो कैसे करते हैं? यही तरीका से तो करते हैं, पहले बता चुके हैं। जो चीज हमें याद रख के चलने हैं।
अगला सवाल लिखो। एक गृहिणी अपनी खपत में 10% की वृद्धि 10% की वृद्धि कर लेती है तथा वस्तु के मूल्य में 9.1/11% की कमी हो जाती है। 9.1/11% की कमी हो जाती है। तो व्यक्ति के खर्चे में कितने प्रतिशत की, तो व्यक्ति के खर्चे में, तो व्यक्ति की जगह गृहिणी लिखी हो, ठीक है। तो गृहिणी के खर्चे में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा, कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। ठीक है। अब देखो जब प्रश्न में कहा है, जब प्रश्न में दो चीजें दे रखी हैं और तीसरी चीज पूछी है। अब जब मान लो एक पूरे फॉर्मूला में केवल 3 चीजें हों, सही है, ये चीज याद रखने के 3 चीजें हों और दो दे रखी हो, तीसरी पूछी हो, तब कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो 2 दे रखी हैं और तीसरी पूछी, तब कैसे निकालेंगे। जैसा अगर जब मान लो कि A B C 3 व्यक्ति हैं, सही है, टोटल 100 रुपया है, टोटल 100 रुपया है और जा के पास 40 रुपया है, बी के पास 30 रुपया है, तो सी के पास बताओ कितना होगा। 30 कैसे करो, तो मैंने क्या काम करो, इन दोनों को जोड़ो और टोटल में से घटाए दो। ठीक है, इतनी बात है। ऐसी फॉर्मूला हो, मतलब उत्तर है। जहां में कहा देखो आय है, खर्चा है और खपत है, तीन चीजें तो हैं। अब जहां में ये 2 चीजें, कोई 2 चीजें दे रखी हैं, अब 2 दे रखी हैं और तीसरी मान लो खर्चा पूछो है और ये दोनों हमें पता है, ठीक है, ये दोनों पता है, तो तीसरी चीज कैसे नहीं करेगी, फॉर्मूला से तभी तो नहीं करेगी। क्या अगर जो मान लो आय है बाकी 2 रुपया और खपत है, खपत जहां मूल्य मान लो, मूल्य है 2 रुपया प्रति किलोग्राम और खपत है बाकी 2 किलोग्राम ही, तो खर्चा कितना होगा बाबू 4 रुपया हो। कैसे करो, गुणा से। तो ये चीज है जाए फॉर्मूला में जाए, जाओ सवाल में करे आएगी कि मूल्य कितना है, मूल्य 9.11% की कमी जाए और खपत कितनी है 10% की वृद्धि। दोनों को भिन्न में लिख सकते हैं हम। 9/1/11 बताओ और 10 को 1/10 100 ना लिखेंगे। तो मूल्य बताओ, मूल्य पहले कितना था 11 और अब कितना है 10, क्यों जक्का हो रही है कमी। खपत बताओ, पहले कितनी अब कितनी है 11, 12 कैसे हो जाएगी। इन दोनों ही को जोड़ना, इन दो को ही घटाना है, तीसरी चीज ना आएगी। तो ये कहता है वृद्धि, वृद्धि कहता है तो दोनों को जोड़े दो, 10 से 11, 11 से 10, यही बनी। अब खर्चा बराबर होता कहा है मूल्य गुणा, यही तो फॉर्मूला है। तो ये याद रखना है, नई की नई में करना गुणा, पुराने को पुराने में करना है। ये ना है कि पुराने को नए में कर दो और नए को पुराने में कर लो तो गलत हो जाएगा। तो बस ये है कि 110 पहले खर्चा कितना होता था और अब कितना होता है, तो कैसा है, हाँ, तो नो चेंज। कैसा है, नो चेंज। बस इतनी बात याद रखना है, यानी कि अपरिवर्तित। खर्चा कैसा रहेगा, अपरिवर्तित। सही है।
अब पूछो। कोमल और कल्ले नाम है, मैंने भाई काजल बताया दो, काजल बाबू नाम है, सुमन जय नाम बताए दो। अब भी हमसे जय पूछे को काजल तो मैंने कही अब हमें नाम ना याद आएगा वो, फिर खुद ही नाम ले दो वहां कोमल। चार बजे आएंगे, तब तक जो प्रतिशत लगाओ खत्म, खत्म तो ना हो तो लगाओ काफी हो जाए, ठीक है। तभी 1.5 घंटा की क्लास रखी जाएगी। कहाँ चली गई? चलो घर को तो काम मान लो करना ही होता है, अब भैया तो करेंगे ना। साई से तो नहीं रखी, पहला हमारा पानी रखी ना, पहला रखनो ना, फिर जा दिक्कत आ तो कोचिंग खोलना ही। अगर समस्या जैसा हमारी है, हम ना है तब रखा था दूसरे की, ना तो पहला हम अपन ही रखेंगे, दूसरे की ना रखेंगे। उधर सर आप में से एक उधर से जेंट्स था, वो ये कह रहे थे कि हम खड़े होते हैं, पढ़ाने वाला कौन है? सर पीछे से खड़े थे, जैसे बता रहे ना उन्होंने कि नहीं पढ़ाने वाला कोई तो उधर चली जाओ, हम ऑनलाइन पढ़ लो, पता नहीं कहां पढ़ाने वो लाइब्रेरी बता रहे होंगे। हाँ लाइब्रेरी बता रहे होंगे कि लाइब्रेरी में चले जाओ तो लाइब्रेरी में पढ़ लो, ये रहते हैं। है आगे ही तो है लाइब्रेरी। अच्छा जो ऑफलाइन ही बात है वो ऑनलाइन ही बात है ना, उठते हैं ऑनलाइन हम समस्या आते हैं। जैसे ऑनलाइन हम मान लो मोबाइल ही तो है, ज्यादातर लोगों के पास मोबाइल की व्यवस्था है, लैपटॉप की तो है ना। अब मोबाइल में हम देख रहे हैं और अचानक मान लो कॉल आई है, अब कॉल आई तो वहां वीडियो रोकने पड़ेगी फिर, हाँ और रुक गई, फिर रुक गई वह। हाँ हाँ ये मतलब ये कहते हैं कि रोक रोक के देख लो, जैसा अगर नोट करने हैं तो वीडियो रोको और देख लो। अब ये ऑनलाइन मतलब ये है, जैसा हम एक बार का ऑफलाइन कोचिंग करे आए, फिर हमें क्या चीज है, जैसे हमें ऑफलाइन में कोई दिक्कत आ रही, जैसे हम पढ़े हुए कोई टॉपिक जैसे परसेंटेज पढ़े और परसेंटेज में कोई वृद्धि और कमी में कोई सवाल फंसेगा, तो हमें केवल उतनी चीज देखने हैं। तो बस हमने करी काऊ की वीडियो निकाली और देखी और आराम से वही टॉपिक पे पहुंची गई और उतनी चीज देखी, सवाल होगा वहां वही मैंने रोक ही दी, फिर अपने प्रैक्टिस करनी करी। तो ऑनलाइन में और ऑफलाइन में इतना अंतर है। ऑनलाइन बार सक्सेस है जब एक बार कहूं करके आई हो, क्योंकि ऑफलाइन में जो पढ़े हुए बैठेगा बच्चे जो ऑनलाइन में ना मिल पाएगी। ऑनलाइन तो अपनी इच्छा अनुसार है, पढ़ो या मत पढ़ो, मतलब ऑनलाइन में बालक स्वतंत्र है,
ऑफलाइन हम बालक स्वतंत्र ना है। हाँ बाधित है, सही बात है ना। हाँ क्या ना बाबू टाइम निश्चित है ना, क्या हमें 3 से 6 कोचिंग चल रहे हैं। अब जैसा अपनी ऑनलाइन क्लास है, अब बस जैसे डाल दी यूट्यूब पे डाल दी मनो तब देख लो, बा में आलस आई आयो। जैसा अगर घर वाले कोई काम की कहे कि जे काम कर दो, और अगर वो काम बा टाइम हो जाए तो होगा, और ना भाव फिर आलस आई जाएगा। हाँ तो टल जाते है, तो जे चीजें हो जाती हैं, जे चीज से भाई अंतर पड़ जाए तो बहुत अंतर हो जाते है। चलो सवाल लिखो। देखो एक वर्ग की भुजा में एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि हो जाती है। 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा? तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा? ठीक है, देखो आयत के लकावाती 2 आकृति है, जहां से देखो मेंसुरेशन और सवाल और कर लिए हुए, एक आयत है और एक वर्ग है, दोनों में अंतर का हो तो पहली बात ये है, ये दोनों आकृति हैं, ये दोनों आकृति किसकी हैं ये बताओ। सबसे पहली बात तो ये है कि इन दोनों को कॉमन नाम का कह सकता है। हाँ सही है, बिल्कुल सही, चतुर्भुज। सीधी बात है कि जो 4 भुजाओं से घिरी आकृति है वह कहलाएगी चतुर्भुज। दोनों ही आकृति किसके अंतर्गत आती हैं? चतुर्भुज के अंतर्गत आती है। चतुर्भुज आयतों का एक चतुर्भुज है, वर्ग का एक चतुर्भुज है। इन दोनों में अंतर का होता तो इन दोनों में अंतर केवल इतना होता है कि इनकी आमने सामने की भुजा कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, आमने सामने की भुजा कैसी होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, और वर्ग का मतलब क्या होता है? चारों की चारों भुजाएं कैसी होती हैं? चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब बताओ, ठीक है, दोनों बात हो गई। दूसरी बात है इनका शीर्ष कोण, जो शीर्ष कोण होगा वो कैसा होता है? समकोण होता है। ठीक है, जाओ शीर्ष कोण कैसा रहेगा? जाओ शीर्ष कोण कैसा है? समकोण है। ठीक है, समकोण, समकोण मतलब 90 अंश। ठीक है, 90 अंश। 2 चीजें हो गई। जागे विकर्ण कैसे होंगे? हाँ विकर्ण बराबर, विकर्ण बराबर होते हैं। जैसा मान लो कोई हमने वर्ग बनाओ ए बी सी और डी, सही है। जागे जो विकर्ण रंगे जे दोनों विकर्ण कैसे रंगे? आपस में बराबर रंगे, ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर हैं। ठीक है, और जो विकर्ण एक दूसरे को समकोण काटेंगे। ठीक है, ये बात है। अब दोनों विकर्ण बराबर है, फिर कोई बात ऐसे ही जा में बात आई, आयत कैसे बनाएंगे? जाई नुमा तो बनाएंगे। अगर कोई कहे ठीक है जी, तो आकृति कैसी है? समान है, आमने सामने भुजा बराबर होना चाहिए, बस बाद बाकी कुछ ना है। आकृति कैसी है? बराबर है। ठीक है, अब इतनी बात तो इन दोनों में अंतर हो तो केवल। अब जाम का जब आमने सामने की भुजा बराबर है तो जागो मतलब है एक लंबाई और एक चौड़ाई, लंबाई लंबाई के बराबर हुई, चौड़ाई चौड़ाई। जैसा काव कमरा को अगर फर्श देखोगे या छत देखोगे या कोई दीवार देखोगे, ये सब काय के नुमा है? वर्ग के या आयत के?
आयत के, सही है। जैसे अगर कोई कमर आए और भाई कमर आगे अगर चारों चीजें बराबर कर दी है, यानी सब ओर की लंबाई कैसी कर दी है, बराबर कर दी है, तब वो कौन सी आकृति बन जाएगी, वर्ग बन जाएगी। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आई जाना चाहिए कि अगर हर एक भुजा बराबर है तब वर्ग है। अगर लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर है, मतलब लंबाई लंबाई के बराबर है, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर है, तब आकृति हमारी आयत है। जब जहां में दो चीजें अलग अलग दे रखी हैं तो लंबाई गुणा काय के बराबर, क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, अब जाम का कही है, जाम चारों की चारों बराबर है और चारों की चारों बराबर है, तो जाको मतलब का, जाओ ये मान लो, जाओ ये मान लो, जाओ ये मान लो, जाओ ये मान लो। हाँ, तो बस क्षेत्रफल का हो जाए वो ए स्क्वायर। ठीक है, एक चीज और यहीं सीख लो, परिमाप। एक और चीज सीख लो, परिमाप। जाओ से बहुत प्रश्न पूछे जाता है। परिमाप, परिमाप को अगर हम तोड़ दें तो जाए कह सकते हैं परिधन माप, और परिमाण होता है चारों ओर, तो ये कह सकते हैं चारों ओर की माप। भाई का कहलाते हैं भाई, परिमाप कहलाते हैं। तो जागो मतलब का है, चारों ओर की माप का मतलब का है। तो जागो मतलब ये है कि जहां से शुरू करो और वहीं पे रुक जाओ आएगा। जैसे अब यह कहे कि हम गंज से सिड़पुरा गए, सही है, सिड़पुरा से मान लो जहां गए, जा साइड, ठीक है, जहां मान लो तुम्हारी, हाँ, जे 10 किलोमीटर कहाँ गए, सिड़पुरा। जे 15 किलोमीटर गए तुम्हारी, ठीक है, हाँ, और फिर 10 किलोमीटर लौटे के आई गए सिड़पुरा, और सिड़पुरा से फिर लौटे के आई गए गंज। ठीक है, तो जागो मतलब जे फिर 15 लौटे आए। जे ज्यादा मान ली ना 15, जे कम मानो, जे 5 मानो तो जाए 5। ठीक है, तो जे कहना मतलब 10 चले, फिर 5 चले, फिर 10 चले, फिर 5 चले और लौटे के वहीं आए गए, तो इन सब का योग जाए जागो का कहलाएगो, परिमाप कहलाएगो। जैसा हमको ये आकृति और बनाए थे, जैसा मान लो ये है। अब अगर जय कहिए जागो परिमाप बताओ, तो जागो परिमाप कितना हो, जहां को नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ, सही है। तो परिमाप को मतलब क्या है, चारों ओर की माप। चारों ओर की माप को मतलब है जितनी भुजाएं हैं उन सबको योग, उन सबको योग। ठीक है, तो बीसी देखो, ए बी का योग, फिर बीसी का योग, फिर सी डी का योग, फिर डी का योग, फिर ई एफ का योग, और फिर लौट के आई जाओ ए पे, तो एफ ए का योग। सही है, इन सबको योग करोगे जय माप का कहलाएगो, परिमाप कहलाएगो। ठीक है, तो परिमाप को मतलब आएगा। अब जो तो बात हुई गई भुजा की। अब मान लो अगर बाई चांस कोई जा कह दे कि जा को बताओ, ये का है वृत्त, ठीक है, कि वृत्त का परिमाप बताओ, कि वृत्त को परिमाप कितना हो। अब जहां में तो भुजा है ही ना, अब कैसे बताइयो, है बताओ कितना हो तो परिमाप याद है का वो वृत्त का परिमाप। अच्छा, वृत्त में हो तो का एक तो केंद्र हो तो है, सही है, केंद्र के बाद केंद्र से जो खींची गई परिधि, एक जा होते हैं भाई परिधि, ठीक है, जे हमारे का आएगा केंद्र, केंद्र से परिधि तक खींची गई लंबाई, जैसे जो ओ है, जे ए है, जे हमारी कहलाई त्रिज्या। जाए अगर हम जा साइड मिलाए दें, जा साइड मिलाए दें, तो जे मान लो बी, तो पूरी ए बी शुरू से लेकर एंड तक जे हमारा कहलाते जो व्यास, जाके अलावा जितनी जो रेखाएं खींची जाती हैं वृत्त में, ये सब हमारी कहलाती हैं जीवा। तो भाई कहता कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, बता, व्यास। बस इतनी बात याद रखना है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी है, व्यास। व्यास से चाहे कोई जीवा खींच लियो, छोटी होगी, जितने ऊपर खिंचत चले जाओगे उतनी जीवा की लंबाई कम होती चली जाएगी। सही है, तो इतनी बात अगर याद रहेगी। अब जब कहिए परिमाप पे लौट के आता है, तो परिमाप को मतलब कहा है कि अगर ए से चले और लौट के ए पे ही आई है, वो हमारा क्या कहलाएगो, परिमाप कहलाएगो। अब अगर जब मान के चलो जे कहा जागी परिधि, और जे कहा जागो व्यास,
त्रिज्या को हम लिखते हैं आर से, व्यास को कितने से लिखेंगे बताओ। व्यास को इतना एक और बनाए ला चित्र। अगर मान लो जो व्यास है जाए हम लिखते हैं आर से, जब पूरे को कितने से लिखेंगे जार, जार तो कितने से 2r से, 2r ठीक है। जो पूरे को कोण कितने अंश को हो, पूरो कोण एक अगर चक्कर पूरो वृत्त में घूमी जाए तो क्या अंश से घूमी जाता है। घड़ी है, घड़ी एग्जाम्पल घड़ी ले लो, घड़ी एक पूरो चक्कर सुई को लगाए दे तो क्या अंश को लगाएगी 360। तो यही बात है कि वृत्त को पूरो, यानी कि अगर पूरा एक चक्कर हम किसी वृत्त के सापेक्ष लगाते हैं तो हम 360 अंश के कोण से घूम जाते हैं। बस सिंपल सी बात है। तो जो पूरे 360 से घूमेगा, लेकिन पूरे ना घूमने हमें कितने घूमने हैं आर से, या मान लो पूरे घूमी जाओ पूरे, तो पाई बराबर के अंश तो है, पाई की वैल्यू कितने अंश के बराबर, हाँ वो तो अलग है 22/7 जो क्षेत्रफल में लगाओगे मेंसुरेशन में। जब बात मेंसुरेशन की आएगी तब हम मान के तो लगाओगे 22/7 या 3.14। लेकिन जब बात कोण की आएगी, जब बात कोण की आएगी तो कोण में पाई की वैल्यू कितने अंश के बराबर लगाओगे 180 अंश है। चीज याद रखने पड़े है कितने 180। पाई की वैल्यू जो होते हैं वह पूरे घड़ी के एक चक्कर के आधी होते हैं। जब मान लो ठीक है कि घड़ी की सुई जब पूरे बाह में घूमी जाएगी एक, तब बागो आधो जो है वो पाई के बराबर होगा। और अगर पूरे के बराबर देखोगे तो 2 पाई, एक चक्कर लगाए दो सही है 2 पाई। और काय से लगाओ तो एक त्रिज्या से तो लगाओ, एक त्रिज्या से लगाओ तो 2 पाई आर। जो काय की बात हुई गई इतने की, जो तो घूमे पाई से, जब आधे ही तो वृत्त घूमे जहां से जहां तक, जैसा मैंने कही ए ओ और बी, तो ए से बी तक आए कितने से पाई कोण से, क्यों जहां से नीचे आते तभी तो 2 पाई हो तो पाई से। अब जहां से कहां जाएंगे, फिर यहीं से सीधे चले जाओ ना, तो यहीं से सीधे बी से कहां आई गए ए पे, तो कितनी आर चली गई 2r, तो जे कितना होगा 2 पाई आर सही है। तो जब बात हो गई 2 पाई आर की, और जहां में कितना जोड़ दो 2r सही है। अब जब हम जुड़े वो ना है, जुड़े वो ना है, यहां से बात करी इतने की ठीक है, और फिर जहां और आए गए तो जहां 2 पाई आर ना लगा, जहां केवल कितना होगा पाई आर। अब जहां कितना कॉमन आर कॉमन, कितनी कॉमन आर कॉमन, तो जहां कितना रह जाएगा पाई प्लस 2। बस जो काय को परिमाप हो तो है वृत्त को परिमाप। तो वृत्त के परिमाप के लिए इतनी बात याद रखना कि आधे ही तो चले, और आधे चले तो पाई चले, और किससे चले त्रिज्या से, आर त्रिज्या से चले तो पाई आर दूरी हुई गई। या दूरी कितनी हुई गई पाई आर हुई गई सही है। और पूरे वृत्त को अगर पूछो जाए पूरे वृत्त को, तो कुछ ना बताना, तो सीधो सीधो बताए देने 2 पाई आर पूरे वृत्त को। लेकिन अर्धवृत्त को बैठिए और आगे, अब ठीक हो, अब दवा बंद है अच्छा चलो, कॉपी नहीं लाए आज अरे चलो बैठो, कछ ना बैठे, कछ तो सुनाई दे अरे हो वीडियो देख चलो ठीक है। इतनी बात आएगी समझ में यहां तक। अब अगर जो कही जाए वृत्त की बात है जी, अब अगर जो कहिए वृत्त को क्षेत्रफल बताओ कितना बताओ। देखो हम का काम करता है अब तक, मान लो रटता आए, सब फॉर्मूला रटता ही तो आए हैं कि हमें रट ले, वृत्त को क्षेत्रफल लियो तो वर्ग को क्षेत्रफल का हो तो आए तो क्षेत्रफल के मुद्दे, और हो तो कैसे, तो ये चीज है। देखो जान मतलब का है, हम जब क्षेत्रफल निकालते हैं क्षेत्रफल को मतलब हो तो पूरी एरिया, यानी कि अगर सिंपल तरीका से पूछो जाए तो भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, और जहां भुजा है ही ना, तो जहां में है का चीज त्रिज्या,
तो त्रिज्या को तो गुणा होने, और कितने से गुणा होने, तो कितने एंगल से घूम रहे हैं हम, 360 से मान लो, ठीक है। तो हम पाई मान लेंगे, जहां कितने से पाई, तो पाई आर जाए काय को क्षेत्रफल ली जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। बस बात सीधी सीधी बात होगी। अब एक सवाल आओ सीट एटम में या काउ एग्जाम में मान लो जो सवाल दे सकता है, मान लो जो तरीका हो, ये है। अब जब प्रत्येक खाने की भुजा बताई रही माने एक 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 एक, ठीक है। तब बताई माने कि जब पूरी आकृति को परिमाप बताओ, परिमाप कितना हो रही है। जो आकृति जो दही, जो आकृति को जब पूछोगा कि जाको परिमाप बताओ, परिमाप कितना होगा, बताओ। अगर इतनी सब चीज है ना कि अगर परिमाप की परिभाषा याद हो गई, परिमाप को मतलब क्या है, सब अलग जोड़े लो, जितनी चीज है अंदर ना जोड़ा ना, बस बाहर रखी। जैसा मान लो अगर जहां से शुरुआत कर रहे हो ना, जहां से, तो लौट के जैसे जहां से जहां आई गई और जहीं लौट के जाने, तो एक 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 फिर एक एक, इन सबको अगर जोड़ दोगे तो जो हमारा क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। देखो एक और एक, दो और एक, तीन और एक, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक 18। अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर, बस उत्तर होएगा। तो परिमाप ही केवल इतनी बात समझ में आना चाहिए कि परिमाप को केवल मतलब इतना ही होता है कि चारों ओर की हमें का बताने, माप बताने। भुजा है तो भुजा और वृत्त है तो वृत्त, सही है। परिमाप केवल हम ज्यादातर जो बताते हैं केवल 2D आकृति को बताते हैं। अब 2D और 3D आकृति कौन सी होती है? अच्छा, द्विविमीय और त्रिविमीय पता है? बताओ। अगर यह कही जाए कि द्विविमीय और त्रिविमीय कौन सी होती हैं, जो प्रश्न आप तो है पेडागोजी में 2D और 3D से, जैसा मान लो जय कही कि 2D आकृति और 3D आकृति, जय कहते हैं 2 डायमेंशियल और जय कहते हैं 3 डायमेंशियल, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर का होता है, तो केवल इतनी बात समझ लो, ज्या चीजों को हम छू सकें, ज्या चीजों को हम उठा सकें, बस सब 3D के अंतर्गत आएगी। ज्या चीजों को केवल हम कल्पना कर सकें, केवल सोच सकें, वह ना उठा सकें ना सही है, जो ना छू सकें, बस सब आकृति कौन सी कहलाएगी? 2D। जैसा हम एक एग्जाम्पल लेते हैं वर्ग, वर्ग का ना आएगा दोनों में से, 2D में से या 3D में से, बताओ बताओ राजेश। कुछ नाम लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। जैसा हमने लिखो वृत्त, हमने लिखा गोला, हमने लिखा वर्ग, हमने लिखा आयत, हमने लिखा घन, हमने लिखा घनाभ। तो ये जो कछु आकृति है, कछु नाम लिखे हैं, इनमें से ये बताने हैं कि कौन सी चीज काय में आएगी, 2D में कौन सी आएगी और 3D में कौन सी आएगी। सोचने वाली बात है, सबन ने सब चीज देखी है। अच्छा वृत्त देखो सबन है, ना ना हम वृत्त पूछ रहे हैं, आकृति तो जो काऊ ना काऊ मिलेगी हमें, तो वृत्त बताओ, वृत्त देखो काऊ ना, गोला अलग चीज हो गई है। अच्छा वृत्त और गोला मैंने दो नाम लिखे, दो नाम लिखे तो दोनों क्यों ना कुछ तो अलग होते होंगे। अब का अलग होता है, तो वृत्त बताओ, वृत्त देखो है, छुओ है, गोला गोला सबने छुओ है, गेंद छुई है, गेंद गोल हमें आते हैं। यानी जो हमने बताई ना यहाँ पे, हमारे 2D और 3D में केवल इतना अंतर है।
जब चीजों को हम उठाए सके, छुए सके, बस अब 3D में डाल दो। जब चीजों को हम केवल सोच सके, छुए नहीं सके, उठाए नहीं सके, बस अब काय में डाल दो, 2D में डाल दो। बस केवल इतनी बातें याद है। हाँ, अब आई जाएगी बात, वृत्त काय में आए वो, 2D में। गोला काय में आए वो, वर्ग काय में आए वो, 2D में। आयत काय में आए वो, 2D में। घन काय में आए वो, 2D में नहीं था, 3D में। क्यों क्यों आए वो, जब बताओ। घनाव, घनाव काय में आए वो, अभी सब पता सब है, लेकिन पहचान नहीं। हाँ, पहचान ना है, केवल ये है। हर चीजों को एग्जाम्पल याद है हमें। जैसे एग्जाम्पल तौर पर दे लो, व्रत ले लो। व्रत में ज्यादातर जब हम पढ़ते हैं हाई स्कूल में या काउ में, तब बताओ जा तो साइकिलों को पहिया, सही है। लेकिन साइकिलों को पहिया हो तो कैसे हो, तो साइकिलों को पहिया हो तो जन्म जो तरीका हो तो है, सही है। और जो चीज हम पढ़ते हैं, तो जो चीज पढ़ते हैं खोखला गोला, कौन सा गोला, खोखला गोला, ठीक है। गोला ही में पढ़ते हैं जो चीज। क्यों, पहिया को हम उठा सकते हैं ना, पहिया को उठा सकते हैं। लेकिन वहां याद कराने के लिए हम कह देते हैं कि जाकी जो आकृति है, अंदर वाली जो आकृति है, जा कोई उठा सके तो अंदर ही आकृति को, ना उठा सके तो जय आकृति बताई जाती है। काय के अंतर्गत आते हैं, व्रत के अंतर्गत, सही है। तो जाई वजह से कह देता। अब गोला के अंतर्गत अगर देखी जाए तो हम याद कर लेते गेंद। अब कही जाए वर्ग, वर्ग के लिए सबसे बढ़िया है कमरे का फर्श। या मान लो कमरे की फर्श की बात करें, कोई काउ की आकृति ले लो, जागी चारों चीजें, चारों भुजाएं कैसी हो, बराबर हो। भाई काय के अंतर्गत आए वो, वर्ग के। आयत के अंतर्गत, आयत के अंतर्गत तुम ले सकते कमरे का फर्श या छत या कोई दीवार, सही है। तो जो चीजें आई गई। लेकिन जब बताओ काउ के कमरा की दीवारों को हम उठा सकते हैं या नाप सकते हैं, न केवल वह आकृति की बात करी जाए। अब बात करें घन और घनाव की। घन में ले लो बक्सा, सही है। घनाम में ले लो ईंट। ईंट देखिए सामने, ईंट कैसी होते हैं, जैसा मान लो मुझे बनाएगा, यह ईंट, ठीक है, लगभग ऐसी होते हैं। तो जो का चीज है जो है घनाव, और जे ही सब चीज अगर हम बराबर कर लें, झुकावे घन, सही है। जैसे डिब्बा देखे होंगे, बॉक्स छोटे छोटे देखे होंगे, जैसे हम जब कोई गिफ्ट पैक कराते हैं, सही है, ऐसे ही तो बॉक्स में पैक कर दिया जाता है। अगर काऊ की लंबाई चौड़ाई ज्यादा है तो घनाम में पैक कर दो जाएगा, और लंबाई चौड़ाई कम है तो वो घन में पैक कर दो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हो जाती है। तो 2D और 3D में केवल इतना अंदर है कि जब कोई सवाल आई जाए तो केवल हमारे दिमाग में इतनी बात आई है कि ऐसी कोई वस्तु चाहे हम उठा सके वह 3D में डाल देंगे, ऐसी कोई वस्तु चाहे हम उठा नहीं सके, छू नहीं सके, वह हम काय में डाल देंगे, 2D में डाल देंगे, ठीक है। अब तो जहां कोई दिक्कत ना रही हुई कि वृत्त है, गोला है, वर्ग है, आयत है, घन है, घनाम में अगर इनमें से कोई पूछे कि 2D कौन सी है, 3D कौन सी है, तो तुरंत बताए देंगे। दिमाग में केवल उदाहरण याद रखना है कि वृत्त में कौन से उदाहरण आता है, गोला में कौन से उदाहरण आता है, और घन में कौन से उदाहरण आता है, और घनाम में कौन से उदाहरण आता है, ठीक है। तो जहां से जो मान के चलो 1-2 प्रश्न क्लियर होगा वो। ऐसा हाई स्कूल इंटर में जब हम पढ़े तो अगर कोई इतनी डिटेल से बता तो भाई हम पागल समझ जाते। बात समझो ना, कि बस ये कहते जब ये कोई काम की चीज ना है तो ये क्यों वैसे ही बताए रही हो। जे जबकि कक्षा 6, 7, 8 में टॉपिक है ये, और वहीं पे बताए देना चाहिए। लेकिन वहां पे जो बालक को बुद्धि स्तर होता है वो थोड़ो नॉर्मल रहते है, वहां भाई इतनी जरूरत ना रहती है। लेकिन अगर वहां बताई जाएगी तो भाई कॉन्सेप्ट जो है जब पूरे को याद तो ही आएगा। लेकिन जब काउ चीजें की हमें जरूरत ना है और बस जबरदस्ती दी जाए तो बाकी वैल्यू का हो जाएगी, घट जाएगी। हाँ सही, जैसे हम काउ रिश्तेदारी में जाए और वह रिश्तेदारों को हम पसंद ही ना हो
अरे बड़ी बात होते जा, जैसे हम कहूँ गए अपनी रिश्तेदारी, मान लो कि रिश्तेदारी में गए और वह रिश्तेदारों को बिल्कुल पसंद ना है, और वहां जैसे ही जाओगे तो वो उठ के चलो जाए वहां से, क्या अरे जे आए गए पहले तो मुंह सुकोड़े 10 तरीका मुंह बनाएगो और उठ के चलो जाएगो, तो वहां का होएगो, वहां अपनी जो वैल्यू होगी वह कैसी लगेगी, कम लगेगी। सही है। ऐसी अपने मान लो गांव में होतो के गांव में कोई लोग होते हैं, दो हैं, अब दो बराबर के हैं और उन्हें कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करते, बुझा लगाते बा के जे हमें नीचे दिखाते है अपन ऊपर उठेगा हुआ है, या अपन ऊपर उठेगा हुआ है, हम ऊपर उठेगा तो नीचे रहेगा हुआ, तो भाई एक दूसरे को क्या लगाते हैं, फिर उन्हें अपने अपने आपस में असम्मान लगाते हो कुल मिलाएगा। सही, तो ये चीजें कुल मिलाएगा यहीं पर डिपेंड कर जाती हैं। अब लिखो सवाल, भावना जी। चलो वर्ग की बात थी, क्या परसेंट ही भुजा 20% की वृद्धि, 20% मतलब 1/5। अब समझो भुजा कितनी है, ए वर्ग की भुजा अब हमेशा ये मानो, पहले कितनी ही अब कितनी है। सही है। अब बात किसकी करें, क्षेत्रफल आई, और वर्ग को क्षेत्रफल का हो ए गुणा ए भी ना आई जाए, या कह सकते हैं ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और पहले कितना होगा 25, फिर कितना होगा 36, कितने से बड़ा 11 से, कमी हो रही वृद्धि हो रही, वृद्धि हो रही सवाल में, हाँ वृद्धि हो रही तो क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। कितने से वृद्धि, कितने पे गुणा कितने का, बस 25 चौका 11 चौक 44% की वृद्धि। ठीक है, बस सवाल ले लो। सवाल जो देख ली जाएगा 2D 3D आकृति के जरूर मिलेंगे कहूं ना कहूं। रीजनिंग में तो जब मान लो जब बड़वाला में याद करता ना, बड़वाला कैसे याद करिए अब तक, कौन से वहां से याद करिए कि ए इतने नंबर पे, बी इतने नंबर पे, जैसे ए क्या नंबर पे है एक, जेड क्या नंबर पे 26। सही है। तो ये कैसे याद करें, कौन से बात से याद करें, कोई फॉर्मूला लगाओगे ऐसे याद कर ला। तो जे का है क्या नंबर पे होगी जे, जब जैसा एक फॉर्मूला एक तरीका याद कराते हैं इजोटीज है, सही कराता ज्यादातर ऑनलाइन देखो तो इजोटी तो ही देखो वो कौन से, हाँ 5 के पहाड़े से चलता, 5, 10, 15, 20 और 25। सही है, लेकिन हम नहीं कराते हैं, हम कराते हैं एक जैसे सीरप आतो, सीरप खांसी को सीरप देखो है बुक जो कल लियो लिख लियो, ठीक है, एक खांसी को सीरप पियो वो कोरेक्स। सही है। ऐसे ही हमने जागो बनाओ लोरक्स, और जाके आगे एक नाम और जोड़े तो CFI। ठीक है, जो पूरा होगा CFI लोरक्स। क्या अच्छा रहेगा यहाँ में 9 हो गए होंगे, 3 और 5 8 हो गए, हाँ 8 हो गए। तो 3 के पहाड़े से चल लो, 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21 और 24। अब बताओ क्या छुट रही है और क्या मिल रही है, ए सबे पता हुई वो, जो बताओ ए क्या नंबर पे और एक जेड सबे पता हुई वो, जेड क्या नंबर पे हुई वो लास्ट में तो 26 नंबर पे हुई वो, तो ए छोड़ दो, इतना ए छोड़ दो और इतना जेड छोड़ दो, क्योंकि जे तो 26 है और जे क्या नंबर पे 1 नंबर पे। जब इन्हें छोड़ दें अब बचे कौन कौन से, इतना बी बचा, इतना डी बचा, इधर ई बचा, EFG, इधर H बचा, इधर G बचा, यही तो बचे। यानी कि एक जोड़ दो एक घटाए दो, यही अक्षर मिल जाएंगे। एक जोड़ दो एक घटाए दो, जैसा अगर काउ ने पूछी N,
एम एन ओ से पहले एन, तो कहना मतलब क्या नंबर पे 14 नंबर पे। अगर काऊ ने पूछी मान लो यू बी बी, हाँ तो बी काय के बाद है, यू के बाद है, सही है। तो ऐसा करेंगे जब हम देखा था, तो जब पूरे बात से सी एफ आई लोरक्स से एक अक्षर ना छूटत तो है, लेकिन जहां में बहुत से अच्छा छूटी जाता है। एक चीज और है, अब जहां में एक चीज पढ़ते हैं, जैसे एक तो हो तो अक्षर और एक हो तो विपरीत अक्षर, अगर इन दोनों का योग करोगे तो ये 27 के बराबर होना चाहिए। कोई देख लियो, कबू पूछो जाए कि ए का विपरीत कौन सा होगा, ए का विपरीत कौन सा होगा, तो ए का विपरीत वही होगा जिनका योग 27 होगा। जागो मतलब ये ए एक नंबर पे है, तो जो लास्ट विपरीत होगा वो क्या नंबर पे होगा, 26 है। तो 26 अब कौन सा है, जेड, तो ए को विपरीत होगा जेड, सही है। ऐसे ही अगर पूछो जाए कि एम का विपरीत कौन सा होगा, तो एम देख लो, एम क्या नंबर पे, एल एम, एल एम, एल है 12 नंबर पे, एम हुई 13 नंबर पे, तो इनको योग होना चाहिए 27, तो 13 के बाद 14, एम के बाद कहा है वो, सही है। ऐसे ही अगर पूछी जाए कि यू, यू का विपरीत कौन सा होगा, यू, तो यू क्या नंबर पे है 21, 21, और योग कितना होना चाहिए 27, योग 27 होना चाहिए, कितना बने हो 6, 6 पे कौन सा है एफ, बस बात खत्म हो गई। विपरीत बताए दोगे, चाहे बना लो विपरीत बताना में, सही है। तो केवल याद करने में कि सी एफ आई लोरक्स, जैसे खांसी को सिर्फ हम याद रखते हैं कि कोरक्स, वैसे ही याद रखे दो लोरक्स। हाँ, या एक अब ज्यादातर वो चल रहा हुआ न्यूज में लॉरेंस बिश्नोई, तो लॉरेंस याद रखे लो, सही है भाई, समझ लो कि जो लॉरेंस है। अरे बहुत चीज है मैथ में, दो तीन टॉपिक मैथ में पढ़ना होगा, जैसे घड़ी है, कैलेंडर है। अब बड़माला को कहीं पर भी सवाल दिख जाए, जे मान के चलो, जैसा एक सवाल आता ना कूट में, क्या कूट में जैसे कछ मान लो ए बी सी को हम 1 2 3 लिखते हैं, तो एक्स वाई जेड को कितना लिखेंगे, ऐसे याद है ना सवाल के एम एन ओ पी को कैसे लिखेंगे। तो ये बात ये है कि ए को संबंध जा नंबर को दे दो, बी को नंबर जा संबंध से दो, सी को नंबर जा तो दे दो, वाई को नंबर दे। कौन सा है अकेले बड़ो करा है जे है जे रेंज को जे है, जैसा मान लो अगर वन कही जो सवाल में देखो जाम समझ लो, जैसा रेंज, रेंज को क्या लिखता है एफ आई क्यू ई डब्ल्यू, और जे लिखता है ए रेंज, एफ आई डी डी एफ। तब जो कहता है प्रियंक को कहा लिखेंगे पी आर ए एन के, जे बताओ कि पी आर ए एन के को कहा लिखेंगे, किस प्रकार लिखा जा सकता है। अब जहां केवल हमें जो संबंध बनाने कि आर को जा से संबंध है और ए आर ए जी को जा से संबंध है, ठीक है। जैसे जा को जो संबंध रहेगा भाई संबंध जे रहा हुआ भाई संबंध दे रहा हुई वो। अब इन दोनों में केवल मिलाने हैं हमें, ठीक है। बताओ क्या लॉजिक लगी जाए विपरीत दही है कि कैसे दही है। अगर विपरीत दही होते तो एक ही जगह जम दूसरी मैप लग गई,
है ना। लगाओ राजेश, दिमाग लगाओ जाओ। अब जहाँ में ए 2 बार दा हुआ है, दूसरे बारे में ये क्या बार दा हुआ है, 2 बार एरेज और रेंज। फिर पूछो पिरंग। लेकिन एम क्यों लिखा है? एम क्यों पी अंदर इधर 70 ऐसी करोगी ना, क्या करोगे, पढ़ेंगे ज्यादा सरल तो हार्ड हुआ है ना, जल्दी देखो, अरे जे सवाल में देखो, जे है जे विपरीत अक्षर हो इनको योग कितना होना चाहिए, 27। जहाँ में कहा हो तो जहाँ में लॉजिक लगाना हो, तो जब जितनी जल्दी लग जाए उतनी जल्दी सवाल हो जाएगा। माइनस प्लस करके निकालो यहाँ तो कितने कितने ये ऊपर है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 जैसे। अच्छा आर है तो आर को एफ, एक जोड़ा नहीं सर, ई का है, इसे इससे लिया, इसे इससे लिया, ऐसे ही और इसे वहां से ऐसे ही। अब होगा सर आ गया सर। और इसमें नीचे वाले ने भी यही किया है। ये क्या है, ये का है और ए को करिए तो इसमें भी तो 1 2 3 है। ई है, ये वाला है ना, डी ई है, जी आई डी, 1 2 3 4 5 6, 1 1 2 3 कैसे बन। अच्छा ए के बाद है पहले तो हुआ, ए के बाद डी क्या तो 2 3 दूसरे में 2 ई के बाद एफ जी एच आई ए बी सी डी और आर एस टी यू बी, फिर ठीक है। हाँ ऐसे ही जुड़ जाएंगे ऐसे। तो के बाद देखो के एल एम एन ओ पी के एम एन जे के एल एम एल और एन के बाद एम एन ओ। अब 2 तक चले जाओ, 2 चरण पे और ए के बाद जाओ मतलब जे +1 पीछे से +1 +2 +3 +4 बस इतनी बात है। और 100 कितने से हैं, पीछे से सही है। तो जे है कबू का है कि जे सवाल का सीधे सीधे मिल जाता है। अब जहां से के से जो नंबर आना चाहिए +1 एल वारो, ठीक है, और एन से वो आना चाहिए +2, ए से जे आना चाहिए +3, आर से आना चाहिए +4, पी से आना चाहिए +5। सवाल हो जाएगी। गिन ले के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। अब ए से देखो तो ए से आएगा ए बी सी डी ऐसे है। जाको नाम है तर्क शक्ति। अब जब 2 भाग में तोड़ोगे तो तर्क अलग होएगा, शक्ति अलग होएगी। तो शक्ति तो सब में होती है, तर्क ना हो तो सब में। बस जान जितनी जल्दी बड़े अपन दिमाग चलाए ले हुए
उतनी जल्दी सवाल हो जाएगा। अब जाए सवाल देखो, पीछे से दऊगा वहां नंबर, पीछे से घुमाए दऊगा, लगाने अपने आप लगाने, अपने आप खुद से बनाने, और जितनी जल्दी बन जाए वो उतनी जल्दी उत्तर हो जाए। अब आंसर की ना हो फिर चल जाए वो दिमाग। नहीं सर, तो एक बार प्रैक्टिस में चाहिए तब तो आ ही जाएगा पेपर में ना। ऐसा जैसे मान लो हमने शुरुआत करी, अब कोई टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, अब जब चीज हमने पूरी चीज याद कर ली, अब हमें ABCD याद करने की जरूरत ना पड़ेगी। जैसे ही हम पेपर देने गए, बागे हमने प्रश्न देखे कि 2-4 प्रश्न बड़वाला पे हैं, तो भाई पेपर के नीचे हमने तुरंत जो चीज लिखी दी कि CFI लोरेक्स, और वहां पे नंबर लिख दे 3, 6, 9। हमें याद करने ही ना वर्ग न गिना नहीं जरूरत है, बस भाई के आगे पीछे देखा तो रहे, सब सवाल लगाए थे। अब सवाल एक ना है बड़वाला से, तो जय लिखने की जरूरत ही ना। तो ये चीज है वही आती है। पहले सबसे पहले पेपर देख लो, पेपर देखना टाइम देता ना वे लोग, क्या भाई पेपर मत खोलियो कहता। अरे जब पेपर देने जाए हो तो वे क्या कहेंगे 5 मिनट पहले दे देंगे, 10 मिनट पहले क्या OMR भर लो, अपन OMR भरना देना। और जब OMR भरोगे तब वे क्या कहेंगे कि पेपर ना खोल लें, OMR अपन और पेपर के ऊपर बकल लो। जब OMR भर जाए और पेपर भर जाए तब ये अपन देख लो थोड़े बहुत कौन कौन से प्रश्न है, कौन कौन से ना है। भाई टाइम में शुरुआत में ये चीज लिख ली जाते हैं, अपने टाइम ही बचत के लिए ना तुक्का ना लगाने। देखो जो चीज आ रही है बात तो सोल्व करनी है। एक बहुत लोग ये करते हैं ना तुक्का ही कोई ट्रिक ना, हमारा तुक्का आज तक सही ना है भाव, सही बता रहे हैं। हम बहुत परेशान है जब, और हमारे संग के एक हैं वे समझ लो जाते हाथ धरते हैं। अगर तुक्का लगा रहे हैं तो भाई सही, तुक्का लगाना एक तरीका होता है। जैसा कोई आदमी बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है वो ना लगा पाए, वो थोड़े बहुत पढ़े हो। अब में 4 ऑप्शन है, A है, B है, C है और D है। अब कोई बिना पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति, ये मान लो जान बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, वो पेपर देने चलो, वो पेपर खोलो, अब वो तुक्का कैसे लगाएगी। जो कहो चारों में तो कोई एक सही, जय श्री राम या जय माता दी है, और बहाने भर दो है भरे। तो बागो जो सही होना को एवरेज रहेगा ना, जो एवरेज रहेगा, एवरेज जो पढ़ेगा है वो रहेगा 25% यही तो रहेगा। अब मान लो कोई थोड़ा बहुत पढ़ेगा, बहाने कहीं A हो सकता है, C हो सकता है, B बिल्कुल गलत है, D बिल्कुल गलत है। 3 या मान लो 3 में भी हुआ है कंफ्यूजन, एक बाने काट लो कि B। अब माने कि 3 सही हो सकता है और 1 गलत हो सकता है। तो अब बताओ बाबू तुक्का क्या % लगे हो, तो हम कह सकते हैं बाबू 33%। एवरेज जो रहेगा ना दूसरे बार है वो बाबू कितना एवरेज रहेगा 33% के। बाने कम से कम एक तो गलत कर लो, एक और गाओ, एक और है बाबू ने 4 ऑप्शन है A B C D, और बाने का काम करो कि A गलत है, D गलत है, B हो सकता है और C हो सकता है। अब बाने 2 तो बिल्कुल हटाई दे कि ये 2 तो ही नहीं सकता है। अब इन 2 में तो कौन तुक्का लगाओ, जागो क्या % लगे हो, आधे हटे गए, आधे रह गए, तो क्या % रहेगा 50% सही हो सकता है, 50% गलत हो सकता है। सही है, जे बार तुक्का सबसे कामयाब है। हाँ, जे सबसे ज्यादा कामयाब है। अब काऊ की किस्मत हमारी तरह हो सही है ना, मतलब तुक्का बारे में बता रहे हैं, तुक्का बारे में हम बता रहे हैं कि अगर कहोगे हमारी तरह कोई हमारी तरह ले बैठो है तो बा को जय समझ लो कि अगर बान उंगरिया बी पे गोला बी पे भर दो तो C सही है सही है, और बाई चांस बाने जो B हटाएगा C भर दो तो बा को B सही है। यानी बा को उल्टो ही होने, बा को 50% हमेशा जहाँ गोला भरो जाए गलत बारो, सही नहीं भरो जाए। और जहाँ की किस्मत हमारे संगवारे की जैसी है, बागो इन दोनों में आंखों बंद करे गोला भर दे ना तो जाए को गोला भरो जाएगा, बागो सही बार हुआ
सही है। तो तुक्का मान लगे जागी कंडीशन होते है कि जो थोड़ो बहुत पढ़ो है बा को तुक्का सही होतो है, ना कि इनको चारों में आते हैं। अगर इन सब को तुक्का अगर सही हो तो, अगर इन सब को तुक्का सही हो तो आज सब नौकरी करते होते। हाँ, और पढ़ाई ना करो फिर सब नौकरी करे, क्यों उन्हें पता है ना तुक्का। और यही बात हम कहते हैं कि जब कोई जैसा काऊ के नंबर 150 में तो 140 आई जाए, 149 आई जाए, या 150 में तो 150 आई जाए, और मान लो मीडियम आगे घरे आई जाए, जब 150 में थे या 145 नंबर आई गए या 149 नंबर आई गए और मीडियम आगे घरे आई गई, सही है, या बाबा जांच बैठी गई कि बाबा जेल में जानो के बाद नकल करिए कि जे करोगे कि बे करोगे, सब चीज जहां से बिल्कुल अलग हुई जाओ। क्यों पेपर कौन सा है? ऑब्जेक्टिव। सीधी सीधी जब मीडिया बाहर हुआ और आए ना आए हुए बाकी प्रश्न बाई चांस भूल जाओ, जैसे करके तो सही सही आए हो, सही करके आए हो, बाई चांस फिर ना ध्यान रहे महीना 2 महीना 3 महीना बाद मीडिया करे आए, वे पत्रकार पूछे कि हाँ भाई ये नंबर कैसे आए, प्रश्न कैसे कैसे करके आए, तो सीधी कह दो ऑब्जेक्टिव पेपर हो और हमने कहा लगाए दो तो कहा लगाए दो, सही, और हम सही होएगा। अब जहां मेरी गलती है, जहां मैं तो पेपर बनाने वाले की गलती है कि हम तुक्का लग गो, और तुक्का लग गो तो भाई फिर क्या हो जाए, वो सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ आगे एक और चलो सवाल लिखो, एक और लिखो। अब ये सवाल तो लगभग कर सका दो, सही है, केवल मात्रा जैसा जो हम चीज खरीद कर लाते हैं वहां में जो चीज हुई जाए कि मूल्य में 25% की वृद्धि हुई गई तो एक व्यक्ति इतने रुपया में इतनी चीज खरीद पाता है, सही है। तो ऐसे सवाल और आ सकते हैं एक आध, अगर जैसे बाई चांस बने तो ठीक है। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खर्च करता है, अगला सवाल लिखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खर्च करता है, यदि उसकी आय तथा खर्चा, यदि उसकी आय तथा खर्चा में 10% की वृद्धि हो जाए, में 10% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। फाटक लगे हुए सका था, कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। देखो जे सवाल में 3 शब्द तो जरूर है लेकिन वे 3 शब्द बदल ही गए। वे 3 शब्द कौन कौन से हो गए? आय, खर्चा, बचत, ये 3 हो गए। इनसे पहले हम पढ़े का है मूल्य, खर्चा और खपत, बदल ही गए ना। अब समझो, जहां कोई वस्तु का मूल्य होगा, व्यक्ति का खर्चा होगा और व्यक्ति की खपत होगी, सही है। क्या वस्तु को मूल्य, वस्तु कितने रुपया मिल रही है, खर्चा कितने रुपया का होता है और खपत हमें कितने की आवश्यकता है। जहां ठीक उल्टो है, वो व्यक्ति कमाता कितना है, आय ही गई, उस कमाई हुई इनकम का या आय का कितना खर्च करता है और कितना बचत करता है। अब एक बात बताओ, जैसे हम कितनों कमाई रहे हैं, हम अपनी कमाई को, हम अपनी आय को कितने भाग में बांट सकते हैं। जो हमने रुपया कमाए रहे हैं वह कहां कहां का कर सकते हैं हम बाहू का,
है? 50 लगा हाँ ना, हम जब पूछ रहे मतलब अपनी इनकम को क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या भाग में बांट सकता है? 4 में 4 कौन कौन से भाग होंगे? पढ़ाई खर्चा आएगा, कपड़ा को खर्चा, बहना को खर्चा, खाना को खर्चा, फिर पढ़ाई का अलग हो गया और जो रहेगा उसका अलग हो गया, बीमारी खर्चा कितने तो भाग कुल ना हो जाएंगे। हमने जगह अपनी इनकम को क्या भाग में बांट सकता है? ये सब तो खर्चा गिनाए जाए और क्या कर सकता है? पार्टी को खर्चा, फोन को रिचार्ज हो खर्चा। हाँ, 2 में बस यही तो बात पूछना चाह रहे हैं हम। हर व्यक्ति अपनी इनकम को केवल और केवल 2 भाग में बांट सकते, तो 2 के अलावा तीसरे में ना बांट सकते है। गाँव में दमना है जो बांटे थे, या तो वो सबक खर्च कर सकते हो या भाई बचाए सकते हो, जाके अलावा तीसरा काम और कोई नहीं कर सकता। बताओ अगर कोई कर पाए तो। खुद कमा रहे हो, खुद कमाई को अंदाज लगा लियो कि हम कहूँ कुछ और तीसरा काम कर सकता नहीं कर सकता। अब इनमें संबंध का हो, जैसा जहां मैंने संबंध देखा कि खर्चा बराबर मूल्य गुणा खपत, जब आता ही। अब जहां बता जो व्यक्ति की आय बनेगी वह किन के बराबर बनेगी? खर्चा के बराबर। हम बताओ ना, हम तो ये कहते हैं इन तीनों में संबंध बताओ। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हमने अच्छा जहां से चलो पहले हम बात छोड़ देते, पहले जब बताओ जैसे जहां में हमने बात करी जब मूल्य गुणा खपताओ, जहां में बात करेंगे जहां में खर्चा गुणा बचत आएगो, खर्चा भागित बचत आएगो, खर्चा प्लस बचत आएगो, खर्चा माइनस बचत आएगो, प्लस। सिंपल सी बात है, जब 100 रुपया कमाए 50 रुपया खर्च करे क्या बचाए? अब जो इनकम हटाएगा, अब जब कहें 50 रुपया कोई व्यक्ति खर्च करता है 50 बचाता है तो वो कितने कमाता है? कैसा बताओ? तो बस इतनी बात है कि इनकम बराबर खर्चा प्लस बचत। ठीक है, देखो गणित में एक सबसे बढ़िया बात ये है कि जो हम रोजाना चीज चलते हैं, जो रोजाना करते हैं, वही चीज हमें पढ़ने को मिलती है। अलग कछुना है यहाँ में। अब सवाल पे आई जाओ कि एक व्यक्ति अपनी आय का क्या प्रतिशत खर्च कर देता है? 20%। अगर जा कहें हम 100 रुपया माने कमाए, खर्च क्या करे? 20, बचाए कितने? 80। ठीक है ना? अब क्या क्या प्रतिशत से बढ़ा दिया जाए? कौन कौन सी चीज? आय तथा खर्चा। आय बढ़ाए दो 10% से और खर्चा बढ़ाए दो 10% से। तो अगर हमने बचत की बात ही खत्म होगी, बचत अब देखो ही मत। 100 की 10% कितना? 10 से बढ़ाओ कितनी हुई इनकम? वो इनकम बढ़ी तैसी खर्चा बढ़ाए दी। तो खर्चा बढ़ाओ माने 20 से 10%, 20 का 10% कितना करके देख लियो। अगर ना आए तो 20 गुणा 10 बट्टा 2 जीरो से 2 जीरो कितने? 2। तो 2 से बढ़ाओ कितनी हुई गई? 22। सही है ना? कमाई कितने रहा है, खर्च कितने कर रहा है, कितने बचाए रहा है? हाँ सही है ना? देख लियो कितने। 10 में से 2 गए 8 और 10 में से 2 गए 8, 88। कितने बचाए हो? पहले कितने बचा तो, अब कितने बचाए रहा है? कितने ज्यादा, कितने पे गुणा कितने का? 8 1 8, 8 9 80, 0 से 0 क्या %? 10% की वृद्धि या कमी। तो पहले कम बचाए रहो, अब ज्यादा बचाए रहो तो वृद्धि हो गई, उत्तर होगा।
सही है। तो जे का सवाल ऐसे आएंगे कि जब तीन चीजें दे रखी हो, मूल्य, खर्चा, बचत, तब हम जो अलग संबंध लगाएंगे। जब हमारे पास दे रखो है आय, खर्चा और बचत, तब हम अपनो जे संबंध लगाएंगे।